जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ओनली हिंदी मीडियम में। और बेटा यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम क्या है बेटा? प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। यानी कि इस अध्याय में हम प्रकाश की दो घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें एक होगा क्या? प्रकाश का परावर्तन, और दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे बेटा क्या? प्रकाश का अपवर्तन। और ये चैप्टर आपका विज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। आपके बोर्ड परीक्षा में बेटा विज्ञान के पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न इसी में होते हैं। और अगर आप पूरी सीरीज को बहुत ध्यान से देख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि बोर्ड परीक्षा में जो भी आपसे पूछा जाएगा इस अध्याय से आपसे बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं बेटा, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन समझना है हमें। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे पहली घटना को, जिसका नाम क्या है बेटा? प्रकाश का परावर्तन। तो हम समझेंगे कि आखिर ये प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो बच्चों, परावर्तन का मतलब होता है टकरा के लौटना। जैसे आपने देखा होगा, आपके पास बेटा टेनिस बॉल होगी, टेनिस बॉल को दीवार में फेंक के मारिए आप, क्या होगा? टकरा के वापस लौट जाएगी। तो इस प्रकार से जब गेंद को हमने फेंका, टकरा के लौट गई, तो इसे हम बोलेंगे गेंद का परावर्तन। अगर बेटा प्रकाश किरण किसी पृष्ठ से टकराएगी, किसी पृष्ठ से प्रकाश किरण टकराएगी और टकरा के बच्चों लौट जाएगी, तो इसे क्या बोलेंगे हम? प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए देखते हैं बेटा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। चित्र के साथ इसको हम समझते हैं। मान लीजिए बच्चों, ये मेरे पास एक पृष्ठ है, ठीक है, ये मेरे पास एक सतह है, और ये सतह बच्चों हम मान ले रहे हैं कि चमकदार सतह है। जैसे आपके पास बेटा मिरर यानी कि आईना होता है, कुछ उस तरह का ये पृष्ठ है। अब जब प्रकाश किरण इस पृष्ठ से टकराएगी, कोई प्रकाश किरण इस तरह से आ रही है बेटा, और प्रकाश किरण इससे टकरा करके क्या होगा? आगे बढ़ेगी क्या? बिल्कुल नहीं। ये टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, जिस माध्यम से आ रही थी बेटा उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। देखिए यहां ध्यान से, ये एरो हम बना रहे हैं, ये एरो दिखा रहा है कि ये आ रही है, और ये एरो दिखा रहा है बेटा कि ये टकरा के जा रही है। तो यही है प्रकाश का परावर्तन। क्या है बच्चों? जब कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसी पृष्ठ मतलब बेटा आप किसी चमकदार पृष्ठ भी लिख सकते हैं, क्योंकि परावर्तन ज्यादा मात्रा में एक चमकदार पृष्ठ में ही होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं बेटा। क्या लिखेंगे? जब कोई प्रकाश किरण प्रकाश किरण किसी चमकदार पृष्ठ से टकराकर चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को तो प्रकाश की इस घटना को बच्चों क्या कहेंगे? परावर्तन। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है बेटा। तो अगर आपको बोर्ड परीक्षा में परिभाषा आती है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, समझाइए, तो ये हो गई परिभाषा कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटती है, तो प्रकाश की इस घटना को बच्चों हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। मान लीजिए ये एक प्रकाश किरण आ रही है बेटा, इसको हमने नाम दे दिया एम, और इस बिंदु को हमने बोल दिया पी। तो ये एमपी जो प्रकाश किरण है ये आ रही है, आके टकरा रही है। तो जो प्रकाश किरण आके टकराती है बच्चों, इसे हम बोलते हैं क्या? आपतित किरण। ये हो गई बच्चों क्या? आपतित किरण। तो आपतित किरण किसे कहेंगे हम? वह प्रकाश किरण जो पृष्ठ से आकर टकराती है ना। तो सबसे पहले एक एक चीज हम धीरे धीरे लिखते हैं बेटा, समझते हैं। पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? आपतित किरण की। तो बच्चों आपतित किरण हम किसे कहेंगे? वह प्रकाश किरण जो पृष्ठ से टकराती है, वह प्रकाश किरण
जो पृष्ठ से टकराती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? पृष्ठ से टकराती है क्या कहलाती है? आपतित किरण कहलाती है। ठीक है, यहां पर जो एमपी है आपकी, ये जो है आपतित किरण कहलाएगी। अब जबकि बच्चों टकरा के जो लौट के उसी माध्यम में लौट गई, जो मान लो ये है, हमने नाम दे दिया एन, तो पी एन जो होगी वो क्या हो गई आपकी? इसे हम बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे बच्चों इसे हम? परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण का मतलब क्या हुआ? जो टकरा के लौटती है। तो यहां पर दूसरी जो परिभाषा हमारे पास हम लिखने वाले हैं यहां पर, वो किसकी बेटा? परावर्तित किरण की। तो बच्चों परावर्तित किरण किसे कहते हैं? वह प्रकाश किरण जो पृष्ठ से टकराकर लौटती है। वह प्रकाश किरण जो पृष्ठ से टकराकर लौटती है। जो पृष्ठ से टकराकर लौटती है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? परावर्तित किरण। लौटती है, परावर्तित किरण कहलाती है। ठीक है, अब बच्चों ये जो पृष्ठ है जिससे प्रकाश किरण टकराई और लौटी, उस पृष्ठ को बच्चों हम कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलेंगे बेटा? परावर्तक पृष्ठ। तो अगर परावर्तक पृष्ठ की बात करें तो इसकी भी हम परिभाषा लिख सकते हैं बेटा। तीसरा पॉइंट यहां लिखेंगे हम, क्या? परावर्तक पृष्ठ। तो बच्चों परावर्तक पृष्ठ का मतलब वह पृष्ठ जिसमें प्रकाश का परावर्तन होता है। वह पृष्ठ जिसमें परावर्तन की घटना होती है। परावर्तन की घटना होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, अब परावर्तक पृष्ठ के बाद और देखते हैं हम, ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है बेटा परावर्तक पृष्ठ का, जिस पे आपतित किरण आकर के टकराई, या जिस बिंदु पे परावर्तन हो रहा है, परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पे परावर्तन की घटना होती है, इस बिंदु को बच्चों हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। ये बिंदु क्या कहलाएगा बेटा? आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु की भी हम परिभाषा लिख सकते हैं। ये परिभाषाएं बेटा छोटी छोटी पूछी जाए संभावना कम होती, बस आपको पता होना चाहिए, है ना? आपतन बिंदु। तो बच्चों आपतन बिंदु किसे कहेंगे? परावर्तक पृष्ठ का वह बिंदु, परावर्तक पृष्ठ का वह बिंदु जिसमें परावर्तन की घटना होती है। ये लिख सकते हो आप, या बेटा आप लिख सकते हो जिसमें आपतित किरण आके टकराती है। ठीक है, तो परावर्तन की घटना होती है, आपतन बिंदु कहलाता है। यहां पर बेटा हमारे चित्र के अनुसार जो P है वो क्या लिया है हमने? आपतन बिंदु। ठीक है बेटा, अब हमने क्या किया? आपतन बिंदु पे एक काल्पनिक रेखा खींचे जो कि परावर्तक पृष्ठ के लंबवत होनी चाहिए बेटा। इस तरह की एक काल्पनिक लंबवत रेखा हमने खींचे, और इस काल्पनिक लंबवत रेखा को बच्चों हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं बेटा अभिलंब। ये कहलाता है अभिलंब। अंग्रेजी में बेटा इसे नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, एक काम करें हम, इसको एन ना दे बेटा, इसको हम कुछ और दे देते हैं नाम, एम पी। इसको बेटा एल दे देते हैं, क्योंकि नॉर्मल इसे कहते हैं, इसलिए एन से इसे प्रदर्शित करना ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप कुछ भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो अभिलंब क्या होगा? परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा। चलिए लिखेंगे बेटा, अभिलंब किसे कहेंगे हम? अगली परिभाषा नंबर 5, अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं बेटा? परावर्तक पृष्ठ के परावर्तक पृष्ठ के लंबवत
किस बिंदु से खींचे बेटा? आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है बेटा? काल्पनिक मतलब इसकी हम कल्पना कर रहे हैं, वास्तव में वहां अभिलंब ऐसा बना नहीं रहेगा, है ना, अभिलंब कहलाती है। ठीक है बेटा, अभिलंब कहलाती है। इस तरीके से हम अभिलंब की भी परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए और देखते हैं अब देखिए ये जो आपतित किरण है बेटा, आपतित किरण और अभिलंब है, इसके बीच का जो ये कोण है बच्चों, इसे हम बोलेंगे आपतन कोण, और इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। आपतन कोण को बेटा अंग्रेजी में बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसीलिए इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। जबकि अभिलंब तथा परावर्तित किरण, सॉरी बेटा, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का ये जो कोण है बेटा, इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ये जो आई है इसका मतलब क्या होगा? आपतन कोण, आपतन कोण। और जबकि बच्चों जो आर मैंने लिखा हूं ये है क्या? आपका परावर्तन कोण। तो सारी चीजें एक चित्र में हमने दिखा दी बेटा, एक एक करके। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अगली परिभाषा लिखें हम। इसकी बेटा परिभाषा नंबर 6, आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहेंगे? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण किसे कहेंगे बेटा? आपतित किरण, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण, अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है बेटा? आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण कहलाता है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? इसे हम छोटे आई से यानी कि स्मॉल आई से प्रदर्शित करेंगे, ध्यान रखेंगे बच्चों। जबकि दूसरा है क्या आपका? परावर्तन कोण। परिभाषा नंबर 7 किसकी लिखेंगे बेटा? परावर्तन कोण की। तो परावर्तन कोण किसे कहा जाएगा? इसे हम प्रदर्शित करेंगे किससे? आर से। और इसकी परिभाषा क्या होगी? परावर्तित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण, अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है बेटा? परावर्तित कोण कहलाता है। और इसे बच्चों हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें परावर्तन से जुड़ी हुई एक एक बात बेटा मैंने आपको समझाया। एक बार इसको हम शॉर्ट में रिवाइज करते हैं पूरी बात, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको आता है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं समझाइए, तो आप क्या करेंगे बेटा? पहले परिभाषा लिखेंगे, जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ये चित्र आपको बनाना होगा। ठीक है, अब अगर बेटा इनमें से कोई बात आपसे पूछी जाए तो वो भी लिख सकते हो आप कि आपतित किरण किसे कहते हैं? वह प्रकाश किरण जो चमकदार पृष्ठ से टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं, जबकि टकराकर वापस लौटने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जिस पृष्ठ पर परावर्तन की घटना होती है वह कहलाता है बच्चों परावर्तक पृष्ठ। और परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु में प्रकाश का परावर्तन होता है, परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु में प्रकाश का परावर्तन होता है वह आपतन बिंदु कहलाता है। आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा अभिलंब कहलाती है। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। तथा परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तित कोण कहते हैं, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा, इतनी सारी बातें हमने कर ली है। अब दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है जो कि क्या है? परावर्तन के नियम। तो हेडिंग डाल लेंगे बेटा परावर्तन के नियम। तो बच्चों यहां पर परावर्तन के दो नियम हैं।
दोनों एक एक करके हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला नियम क्या है। पहला नियम कहता है बेटा कि जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है तथा अभिलंब है, तीनों एक ही तल पर होते हैं। क्या बोल रहा हूं बेटा, फिर से सुनना। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। इसका मतलब बेटा कि इसका मतलब अगर ये है परावर्तक पृष्ठ, प्रकाश किरण ऐसी आई और टकराई तो वो इसी तल में बेटा ऐसी जाएगी, ऐसी टकरा के बेटा ऐसी नहीं जाएगी। मतलब मेरा कहने का जिस तल से टकराई उसी तल पे लौटेगी। ठीक है, जिस समतल पे टकराई बेटा उसी समतल पे लौटेगी। तो पहला नियम हम लिखेंगे परावर्तन का। क्या कहता है बेटा पहला नियम? आपतित किरण, आपतित किरण और कौन बेटा? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा और क्या बेटा? आपतन बिंदु पे जो अभिलंब खींचे हैं, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, बिंदु पर अभिलंब तीनों सदैव एक ही तल पर होते हैं। ठीक है बेटा, तीनों सदैव एक ही तल पर होते हैं, तीनों सदैव एक ही तल पर होते हैं। अब दूसरा नियम तो और ज्यादा आसान है बेटा। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण का मान मतलब आई का मान परावर्तन कोण यानी आर के बराबर होता है। तो चलिए दूसरा नियम भी फटाफट लिख लें अपन। दूसरा नियम क्या लिखेंगे बच्चों हम? नियम नंबर 2, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण के मान सदैव बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। ठीक है बेटा, अर्थात अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। ये हो गए बेटा परावर्तन के नियम। अब एक प्रश्न की तैयारी तो हमने कर ली और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये प्रश्न कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं समझाइए, या प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं नियम सहित समझाइए। तो बेटा प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा लिखेंगे आप, ये चित्र बनाएंगे और ये दो नियम जो मैंने देखा हूं इन दो नियमों को लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा आगे बढ़ाते हैं अध्याय को। अब देखिए परावर्तन सबसे अच्छा जो होता है बेटा वो होता है एक चमकदार पृष्ठ में, यानी जैसे कांच में। जैसे आपके घर में बेटा जो दर्पण है यानी कि जो आईना है उसमें बहुत अच्छा परावर्तन होता है। जबकि अगर दीवार में एक सामान्य सी दीवार है, प्रकाश की किरण दीवार में आके टकराए बेटा तो बहुत अच्छे से टकरा के एकदम सिस्टमैटिक नहीं लौटेगी, लौटेगी टकरा के लेकिन बेटा परावर्तन के नियमों का पालन नहीं करेगी। मतलब कि परावर्तक पृष्ठ बहुत अच्छी है, चमकदार है, या परावर्तक पृष्ठ खुरदुरी है, उसके आधार पर बच्चों परावर्तन को हम दो प्रकार में बांट सकते हैं। जो परावर्तन है बेटा दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, और बच्चों दूसरा जो प्रकार है वो होता है क्या? अनियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। ठीक है बेटा, तो एक एक करके दोनों की हम बात करेंगे कि आखिर ये नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन क्या है। मान के चलो बच्चों जो चमकदार पृष्ठ हम ले रहे हैं वो बढ़िया चमकदार पृष्ठ है बेटा, एक अच्छी सतह है जो कि बहुत अच्छी चमकदार सतह है कांच की तरह, यानी कि बेटा आपके घर में जो दर्पण है आईना है उसकी तरह। एक तरफ क्या है पॉलिश लगी हुई है, आप कभी बेटा आईना फूटा होगा तो आपने देखे होंगे, दूसरी तरफ उसमें पेंट लगा होता है, पॉलिश लगी होती है बेटा, और सामने के साइड वो बढ़िया चमकता है। तो एक तरफ ये जो हम बनाते हैं ये पॉलिश है, ये दिखा रहा है कि एक तरफ हमने पेंट कर दिए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें प्रकाश की किरण पहुंचाएंगे बेटा, एक किरण
2 3 10 5 जितनी किरण बेटा हम चाहे प्रकाश की, उतनी प्रकाश किरणें यहां पर हम आपतित किरणें ले सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये चमकदार सतह है तो इसमें जो परावर्तन होता है बेटा, नाम ही है नियमित परावर्तन, मतलब नियमों का पालन करते हुए परावर्तन होता है। और जब बच्चों नियमों का पालन करते हुए परावर्तन होगा, अर्थात दो नियम जो हमने पढ़े हैं उनका पालन यहां पर होगा। ठीक है, तो नियमित परावर्तन की खासियत क्या हुई कि यदि आपतित किरणें समांतर हैं तो परावर्तित किरणें भी आपस में समांतर होंगी। तो बेटा हम बोलेंगे नियमित परावर्तन जब जो परावर्तक पृष्ठ है चमकदार पृष्ठ होता है, तो प्रकाश किरणें परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए परावर्तित होती हैं। ऐसे परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। यदि नियमित परावर्तन में आपतित किरणें समांतर होती हैं तो परावर्तित किरणें भी समांतर होंगी। जबकि बेटा अनियमित परावर्तन किसे कहेंगे? अनियमित मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, यानी नियम कानून का कोई पालन होगा ही नहीं। ये जो सतह है बेटा इस बार, ये आपके पास एक खुरदुरी सतह है, मान के चलिए ये आपने लिए खुरदुरी सतह। अब बेटा इस खुरदुरी सतह में जब प्रकाश किरण आके टकराएगी, ठीक है ना, बहुत सारी प्रकाश किरणें आके टकरा रही हैं, तो जब प्रकाश किरणें आके टकराएंगी तो इनका परावर्तन तो होगा, टकरा के लौटेंगी तो, लेकिन नियमों का पालन नहीं होगा। कोई भी किरण कहीं भी भागेगी बेटा, कोई भी किरण कहीं भी भाग जाएगी और इस तरह से नियमों का पालन नहीं करेंगे। यानी कि अनियमित परावर्तन, जब परावर्तक पृष्ठ खुरदुरा होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के नियमों का पालन किए बिना अलग अलग रास्तों में विचलित हो जाती हैं, तो इसे बेटा हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। देखिए ये आपको बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, बस मेरा मकसद था कि हमारे बच्चों को भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान होना चाहिए, इसीलिए मैंने बताया। इसीलिए बेटा आपको जब आप आईने के सामने खड़े होते हो तो आपको अपनी शक्ल दिखाई देती है, लेकिन बेटा दीवार के सामने आप खड़े होते हो दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि हमारे चेहरे से जो किरणें चल रही हैं, जब बेटा दर्पण से जाके टकराएंगी, आईने से जाके टकराएंगी तो बराबर लौटेंगी नियमों का पालन करते हुए, इसलिए हमारा प्रतिबिंब बनेगा और हमें दिखाई देगा। लेकिन जब मैं दीवार के सामने दीवार के सामने अपना चेहरा देखता हूं तो बेटा क्योंकि दीवार एक खुरदुरी सतह है, जो भी किरणें उस पर टकराएंगी वो इधर उधर अलग अलग दिशाओं में बिखर जाएंगी और प्रतिबिंब नहीं बना पाएंगी। इसीलिए बेटा दीवार में हमें अपनी शक्ल दिखाई नहीं देती है। तो ये था बेटा परावर्तन के प्रकार। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं लेक्चर को और बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बच्चों, जिसे कहते हैं हम दर्पण। दर्पण क्या है बेटा? तो दर्पण एक ऐसी युक्ति है, आपके घर में भी दर्पण होगा जो बेटा आईना है, या आप लोग अगर स्कूटी या बेटा बाइक चलाते हैं तो बाइक में जो साइड ग्लास लगे होते हैं वो भी दर्पण है। तो ऐसे बेटा बहुत सारे दर्पण का उपयोग हम करते हैं। तो दर्पण है क्या बेटा? दर्पण वह युक्ति है, दर्पण वह युक्ति है जो क्या करती है, अपने ऊपर आपतित, मतलब दर्पण के ऊपर जितनी भी प्रकाश किरणें आपतित होंगी सारी की सारी नियमित रूप से परावर्तित होंगी, मतलब कि नियमों का पालन करते हुए परावर्तित होंगी। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? वह युक्ति जो सभी आपतित किरणों को, सभी आपतित किरणों को क्या कर दे बेटा? नियमित रूप से परावर्तित कर देती है, नियमित रूप से परावर्तित कर देती है। क्या कहलाती है बेटा? दर्पण कहलाती है। ठीक है, दर्पण क्या है बच्चों? वह युक्ति जो सभी आपतित किरणों को नियमित रूप से परावर्तित कर देती, मतलब बेटा जो आईना आपके घर में है उसमें जितनी प्रकाश किरणें आपतित होती हैं सारी की सारी टकरा के नियमित परावर्तन करती हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आगे दर्पण के प्रकार। तो बेटा दर्पण
परावर्तक पृष्ठ के आकार के आधार पर दर्पण दो प्रकार के होते हैं। वैसे तो बेटा और भी होते हैं, लेकिन जो हमारे कोर्स में है हमें दो ही प्रकार के दर्पण यहां पर पढ़ने हैं। तो दर्पण कितने प्रकार के होंगे बच्चों? दो प्रकार के दर्पण हम पढ़ेंगे। एक होगा आपका समतल दर्पण, नाम से ही समझ गए होगे बेटा। समतल मतलब वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो बेटा? समतल हो। समतल मतलब एकदम सीधा सीधा। आपके घर में जो आईना है बेटा, अगर अच्छा वाला आईना होगा तो समझ जाइए वो एकदम समतल दर्पण होगा, ठीक है। जबकि दूसरा होता है बेटा क्या? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण मतलब वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ थोड़ा सा गोलीय होता है। जैसे बच्चों आपके घर में जो गाड़ी होगी उसके साइड मिरर आप देखिएगा, चाहे कार हो बेटा या आपकी बाइक हो, उनके जो साइड ग्लास लगे होते हैं उनमें आप छू करके देखिए एकदम समतल नहीं होते, वो बेटा थोड़े से गोलीय आकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। अब बच्चों जो गोलीय दर्पण है इन्हें भी हम दो प्रकार में वर्गीकृत करते हैं। गोलीय में बेटा दो प्रकार होते हैं। एक होता है क्या? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और दूसरा होता है बच्चों क्या? उत्तल दर्पण। पहला होगा क्या? अवतल दर्पण। दूसरा होगा बेटा उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण दो प्रकार है गोलीय दर्पण के। जबकि एक है क्या? समतल दर्पण। अब समतल दर्पण तो बहुत आसान सी बात है। किसे कहेंगे बेटा हम समतल दर्पण? वह दर्पण, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है बेटा? समतल होता है, सपाट होता है, सीधा सीधा होता है। उसे हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण। जो हमारे घर में बच्चों आईना है वह एक समतल दर्पण है। उसमें क्या है? जो पृष्ठ है एकदम सीधा सीधा इस तरह का होगा और दूसरे तरफ बेटा इस तरह की पॉलिश लगी होगी, यानी कि पेंट लगा होगा, ठीक है। ये कहलाएगा समतल दर्पण। जबकि बेटा अवतल दर्पण, तो देखिए गोलीय दर्पण का प्रकार है अवतल और उत्तल। तो अवतल, अवतल मतलब बेटा वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ ऐसा रहता है बेटा। इस तरफ पॉलिश रहेगी और ये दर्पण रहेगा, तो ऐसा अंदर की तरफ बेटा धंसा हुआ होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? अवतल दर्पण। लेकिन अगर वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बेटा इस तरह से बाहर उभरा रहता है, मतलब यहां पॉलिश कर दो और यहां बेटा दर्पण बनाएंगे अपन, तो इसको हम क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? उत्तल दर्पण, ठीक है। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दो प्रकार होते हैं। चलिए देखते हैं। अवतल दर्पण किसे कहेंगे बेटा? वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, ठीक है बेटा, गोलीय होता, उसे हम बोलते हैं मेरे बच्चों क्या? अवतल दर्पण। गोलीय तो दोनों है बेटा, सॉरी, परावर्तक पृष्ठ गोलीय नहीं बेटा, गोलीय तो होगा लेकिन धंसा हुआ होता है, धंसा हुआ होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? अवतल दर्पण। जबकि वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा बेटा? उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल तथा उत्तल। अगर हम चित्र से समझना चाहें तो एक अवतल दर्पण बेटा कुछ इस तरह का होता है। ये हो गया धंसा हुआ इसका क्या? जो परावर्तक पृष्ठ है, और दूसरे तरफ क्या होती बेटा? ऐसी पॉलिश लगी होती है। तो इस तरह का जो दर्पण होगा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा बेटा, इसे हम कहते हैं क्या? अवतल दर्पण। जबकि वही
अगर कोई उत्तल दर्पण है तो उसका परावर्तक पृष्ठ जो होगा बच्चों वो कैसा होगा, बाहर की तरफ उभरा हुआ होगा, इस तरह का, ठीक है। और पॉलिश किस तरफ होगी, अंदर की तरफ। तो गोलीय दर्पण बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्या आपका अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल। जो अंदर की तरफ धसा है वो अवतल, जो बाहर की तरफ उभरा है वो क्या है बेटा, उत्तल, ठीक है। यानी कि ऐसा है तो अवतल और ऐसा है तो उत्तल, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और अब चलते चलते हम प्रतिबिंब की ओर बातें करते हैं, है ना। फिर प्रतिबिंब देखते हैं बेटा क्या होता है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या है, जो इमेज हमारी बनती है, जो बेटा आपको आईने में अपनी शक्ल दिखाई देती, वो आपका प्रतिबिंब है। तो होता क्या है, प्रतिबिंब बनता कैसा है, जैसे बेटा हमारे चेहरे से जो किरणें चल रही हैं वो दर्पण से टकराती हैं, और टकराने के बाद वो आपस में किसी बिंदु पर या तो मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जैसे बेटा चित्र से तो मैं आगे चल के समझाऊंगा, बस अभी परिभाषा समझो आप, कि वह जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी दर्पण से टकराकर परावर्तित होती हैं एवं परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वही बिंदु उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है बेटा। तो चलिए परिभाषा लिखूंगा मैं, क्या, जब किसी वस्तु से किसी, या सीधे आप जब हटा दो बेटा, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं, या बेटा या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मतलब बेटा कभी कभी सच्ची मुच्ची मिलती हैं, और कभी कभी बेटा हम मिलती हुई लगती है, सही में नहीं मिलती है ना, प्रतीत होती हैं, ठीक है। जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस वस्तु का, उस वस्तु का क्या कहते हैं बच्चों, प्रतिबिंब कहते हैं। अभी आप परिभाषा से काम चलाओ, आगे चल के चित्र से मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, सब कुछ दिखाएंगे बेटा, आप चिंता मत करो। बस अभी तो बेटा परिभाषा अपने नोट्स प्रॉपर लिखते चलो, आगे चल के आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। अब बच्चों प्रतिबिंब जो होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, कैसे बेटा, परिभाषा को पढ़िए एक बार, मैंने क्या लिखा हूं, कि परावर्तित होकर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती, मतलब मेरे बच्चों कभी कभी सही में मिलती हैं या कभी कभी मिलती हुई लगती हैं, मतलब सच्ची में नहीं मिलती है ना। तो हम बोलेंगे कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होंगे, एक होंगे जिनमें सच्ची मुच्ची में मिलेंगी, मतलब कि बेटा उसे हम बोलते हैं क्या, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। और बच्चों दूसरा होगा क्या, जिसमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, आभासी प्रतिबिंब। तो दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, वास्तविक और बेटा क्या, आभासी, ठीक है। तो बेटा इसके बाद चलिए अब आगे बढ़ाते हैं हम अपने बात को और इनकी परिभाषाएं लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, यदि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हैं, मतलब बेटा सच्ची मुच्ची में मिलती हैं, तो उसे उस वस्तु का
क्या कहते हैं बेटा, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जबकि बच्चों आभासी प्रतिबिंब क्या होगा, यदि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात क्या होती है बेटा, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है बच्चों, इस बार सही में नहीं मिलेंगी, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे उस वस्तु को क्या कहते हैं बेटा, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो प्रतिबिंब क्या है बच्चों, यदि किसी वस्तु से, जैसे ये वस्तु है, इससे जो किरणें चल रही हैं बेटा, ये किसी दर्पण से टकराएंगे और टकरा करके यानी कि परावर्तन के पश्चात या तो सच्ची मुच्ची में मिलती हैं या बच्चों मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे हम कहते हैं उस वस्तु का प्रतिबिंब। अगर सच्ची मुच्ची में मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब, और बेटा अगर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे हम कहते हैं क्या, आभासी प्रतिबिंब। एक बात और, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है बेटा, ये सदैव उल्टा बनता है। ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखें, आगे चल के मैं आपको चित्र से भी ये दिखाने वाला हूं। तो सदैव ये कैसा बनेगा बेटा, उल्टा बनता है। याद कर लेना बेटा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा। जबकि बच्चों आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आगे चल के हमारे बहुत काम पड़ने वाली है बेटा। आपको अभी से ये बात ध्यान रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है सदैव उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब जो होता है बच्चों वो सीधा बनता है। बढ़िया। अब आप याद करिए, आप अपने घर में बेटा जब आईना देखते हैं तो आपको अपनी शक्ल उल्टी दिखाई देती कि सीधी दिखाई देती? बिल्कुल सर, सीधी दिखाई देती है, ऐसे थोड़ी कि मुंडी ऐसी दिखेगी। तो क्योंकि आपको अपना चेहरा सीधा दिखाई दे रहा है, यानी कि जिस दर्पण का आप उपयोग कर रहे हो उससे जो प्रतिबिंब बन रहा है कैसा बन रहा है बेटा, सीधा बन रहा है। सीधा बन रहा है मतलब ये आभासी प्रतिबिंब है। मतलब बेटा हम आईने में जो अपनी शक्ल देख रहे हैं वह एक आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं हम आखिरी टॉपिक आज की क्लास का, कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, प्रतिबिंब का निर्माण मतलब कि बेटा अगर आपके पास एक समतल दर्पण है, उससे प्रतिबिंब कैसे बनता है और उस प्रतिबिंब की क्या खासियत होती है, ये हम समझना चाह रहे हैं। तो चलिए देखेंगे बेटा, समझेंगे बड़े आराम आराम से, बढ़िया तरीके से समझिए। मान लीजिए आपके पास बच्चों एक समतल दर्पण है। ठीक है, ये मैंने ले लिया एक समतल सतह जो कि समतल है बेटा, सीधा सीधा है यानी कि समतल दर्पण है। और एक साइड इसके क्या है बच्चों, पॉलिश लगी हुई है, इस तरह से पुताई है बेटा, कलई कहते हैं हिंदी में से अपन, या पॉलिश भी बोलते ही हैं सामान्य भाषा में। अब क्या है, मैं मान ले रहा हूं बेटा कि इस दर्पण के सामने यहां पर एक वस्तु मैंने रख दिया। ठीक है बेटा, ये वस्तु मैंने रख दिया, यानी मान लो ये आप खड़े हो। ठीक है, तो आप जब खड़े हो बेटा तो आपके चेहरे से बहुत सारी किरणें जा रही हैं। कितनी किरणें चल रही हैं सर, तो मैं बता दूं बेटा, किसी भी इंसान की शक्ल से या किसी भी वस्तु से अनंत किरणें चलती हैं। मेरे चेहरे से इस समय अनंत किरणें चल रही हैं। ऐसे बेटा हर एक वस्तु से अनंत किरणें चलती हैं। ठीक है ना, तो अनंत किरणें चल रही हैं बेटा। अब ये क्या होगा, परावर्तन के पश्चात इस तरह से बेटा लौट जाएंगी, यानी कि उसी माध्यम में वापस लौट जाएंगी, परावर्तित हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, ये किरणें वस्तु से आ रही थी, आपतित किरणें बोलेंगे, और ये जो टकरा के लौट रही है बेटा ये क्या कहलाएगी, परावर्तित किरण। क्या कहलाएगी बेटा, ये परावर्तित किरण। ठीक है ना, थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूं कि कोण वगैरह बराबर, भले बेटा नाप के नहीं बना रहा हूं मैं, लेकिन थोड़े दिखे तो बराबर से, है ना। और ये भी टकराए, ये भी टकरा के बेटा क्या होगा, ये भी परावर्तित होगी। ठीक है,
तो आप परावर्तित किरण नंबर 1, परावर्तित किरण नंबर 2 दोनों को ध्यान से देखो। तो मैं ये बोल रहा था बेटा कि किसी भी वस्तु से अनंत किरणें चलती हैं, लेकिन प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता है। क्यों सर, 2 की क्यों है, एक में क्यों नहीं बनता? हमने क्या परिभाषा बोले प्रतिबिंब की, कि जब किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं, बेटा कम से कम कितनी किरणें मिलेंगी? भाई कम से कम 2 तो मिलना चाहिए ना, एक अकेली किससे मिल जाएगी? तो इसीलिए कम से कम 2 किरणें तो हमें हमेशा बनाना पड़ेगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो क्या होगा, ये 2 किरणें हमने लिए, ये है किरण नंबर 1 जो टकरा के लौटी, ये बेटा परावर्तित किरण है, और दूसरी ये जो किरण है ना, किरण नंबर 2 टकरा के लौटी, ये भी क्या है, परावर्तित किरण। अब ध्यान से देखिए आप, इस परावर्तित किरण को और इस परावर्तित किरण को आगे बढ़ाते जाऊं बढ़ाते जाऊं बढ़ाते जाऊं बेटा, बढ़ाते जाऊं बढ़ाते जाऊं, कभी मिलने वाली है क्या? कभी नहीं मिलेंगी सर। अरे यार ये तो मिल ही नहीं रही, मतलब प्रतिबिंब नहीं बनेगा क्या? बनेगा ना बेटा। मिल नहीं रही तो क्या हुआ, आप पीछे की तरफ बढ़ा करके तो देखिए, हो सकता है मिलती हुई प्रतीत हो जाए। तो इसको बेटा हमने क्या किया, इसको हमने पीछे की तरफ बढ़ा के देखा बच्चों, इसको हमने पीछे की तरफ बढ़ा के देखा। ठीक है बेटा, तो जब हमने इसको पीछे की तरफ बढ़ाया तो क्या हुआ बेटा, ये चली गई उस तरफ। तो बेटा थोड़ा सा हमने एंगल ज्यादा ही फैला दिया। ये क्या है, आप अगर कोण नाप नाप के बनाओगे ना तो एकदम एग्जैक्ट बनेगा। अभी तो बेटा मैं ऐसे ही डायग्राम बिना नापे बना रहा हूं, तो इसीलिए थोड़ा सा मुझे 1-2 बार सुधारना पड़ता है उनको, है ना। तो ये गई गई गई, ये भी बेटा पीछे की तरफ जाने में क्या होगा, मिलती हुई प्रतीत होगी। ठीक है बेटा, अब क्योंकि ये मिल तो नहीं रही सर, दिख रही ना बेटा, मिल तो नहीं रही आ रही है, लेकिन मिलती हुई प्रतीत हो रही है। कौन कौन बेटा, ये आपतित किरण थी, ये भी आपतित किरण थी, ये बेटा परावर्तित किरण, ये भी परावर्तित किरण। दोनों परावर्तित किरणें आगे तो नहीं मिलती सर, लेकिन पीछे की तरफ जब मैंने देखा तो मुझे मिलती हुई लग रही थी। और जहां पर बच्चों ये मिलती हुई लग रही थी, वहीं पर उस वस्तु का हमें क्या मिल जाएगा बेटा, प्रतिबिंब मिल जाएगा। आया समझ में? तो इस तरह से समतल दर्पण से हमने क्या बना दिया बेटा, प्रतिबिंब। अब 1-2 बातें करते हैं इस प्रतिबिंब के बारे में। बात नंबर 1 कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कौन सा है बेटा, वास्तविक की आभासी? सर मिल तो नहीं रही, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो क्योंकि बेटा ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है, अतः आभासी प्रतिबिंब होगा। तो मैं यहां लिखूंगा बेटा, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब, दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है बेटा, प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। याद रखना ये बात, सदैव आभासी होता है। तो बात नंबर 1 बेटा, जो कि बहुत काम की है, आपको पूछी भी जा सकती है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब खालिस्तान होता है। तो ध्यान रखना बेटा, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है। दूसरी बात बेटा, दूसरी बात, जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब है। यानी कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब या समतल दर्पण से सदैव वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा। या समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव वस्तु के बराबर होता है। प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है बेटा, वस्तु के बराबर होता है। तो इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूं बेटा मैं, ये छोटी छोटी बातें ही बोर्ड परीक्षा में बेटा आपको नंबर देके जाएंगे। ठीक है ना। फिर अगली बात, एक लास्ट बात और करूंगा बेटा मैं, वस्तु के बराबर है, याद रखना बेटा। तीसरी बात, दर्पण से जितनी दूर सामने वस्तु है, दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु होती है, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। मान लो बेटा ये दूरी है x, तो ये दूरी भी मेरे बच्चों कितनी होगी, x। तो यानी तीसरा पॉइंट मैं क्या बोल सकता हूं कि दर्पण के सामने
किसके सामने बेटा? समतल दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु होती है, जितनी दूरी पर वस्तु होती है, वस्तु होती है, उतनी ही दूरी पर, उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे, उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे क्या बनता है बेटा? प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना, प्रतिबिंब बनता है। तो ये हमने बेटा कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखे समतल दर्पण से प्रतिबिंब के बारे में। तो समतल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब है बेटा, पहली बात हम उसके बारे में बोलेंगे कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होगा, वस्तु के बराबर होगा, और बेटा क्या, सामने दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु होगी, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। जैसे बेटा आप अपने घर में आईने के सामने जितनी दूर खड़े हैं, आपका जो प्रतिबिंब है उतने ही दूर बन रहा है। इसीलिए जैसे आप पास से चेहरा देखते हैं बेटा, तो चेहरा एकदम स्पष्ट दिखाई देता है, एक एक बेटा जो दाग धब्बे जो भी है मान के चलिए वो सब बिल्कुल क्लियर दिखता है। दूर से देखते हैं तो उतना क्लियर नहीं दिखता। क्यों भाई? दूर अगर हम गए तो प्रतिबिंब भी दूर चला गया, इसीलिए क्लियर नहीं दिख रहा। हालांकि यह है कि फिर बड़ा एरिया कवर कर लेता है, वो ज्यादा क्षेत्रफल दिखाता है ना, कि दूर रख दो तो आपका पूरा बेटा जितने लंबे चौड़े जो भी हो आप वो दिखाई देगा, और अगर पास में देखो तो आपको बेटा अपना चेहरा बस दिखाई देगा। तो ये थी समतल दर्पण से बने हुए प्रतिबिंब की कुछ विशेषताएं बेटा। और यहां पर हमने बहुत सारी बातें आज के लेक्चर में सीखे, जिसमें से खास है परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन की विशेषताएं, परावर्तन का बेटा चित्र, परावर्तन से जुड़ी हुई बहुत सारी छोटी छोटी परिभाषाएं, और बेटा हमने सीखा दर्पण क्या होता है, दर्पण के प्रकार, और बच्चों प्रतिबिंब क्या होता है ये भी समझ लिया हमने। और लास्ट में हमने देखा समतल दर्पण से कैसे हम प्रतिबिंब बना सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां तक आप बढ़िया से नोट कर लीजिए, नोट्स प्रॉपर बनाइए, डायग्राम बेटा पेंसिल से बनाइए, साफ सुथरे डायग्राम बनाइए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।